नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। बिहार के चुनाव परिणाम के साथ ही एक तरीके से हम कहें तो भारतीय मीडिया की सच्चाई सामने आना शुरू हो चुकी है, बड़े लंबे इंतजार के बाद में। क्योंकि इस पूरी लॉबी को बड़े समय से इंतजार था कि शायद कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आएगी और जब वो सत्ता में आएगी तो फिर उनका सिस्टम निकल पड़ेगा। और जब हम इस सिस्टम की बात करते हैं कि कैसे निकल पड़ेगा, तो सच्चाई क्या है कि आखिर एक मीडिया वर्ग जो 2014 से पहले सक्रिय था, वो नरेंद्र मोदी के नाम से इतना चिढ़ क्यों जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा 2014 से पहले का। 2014 से पहले जितने भी जो मीडिया के लोग थे, मीडिया हाउस थे, उनके पत्रकार जब भी प्रधानमंत्री किसी विदेशी दौरे पर होते थे तो वो प्रधानमंत्री के उसी हवाई जहाज में सवार होकर उस देश की यात्रा पर निकलते थे, वहां पर कवरेज करते थे, सरकारी पैसे पर उनको होटलें उपलब्ध कराई जाती थी और फिर उनकी पार्टियां चलती थी। इसके अलावा और भी अगर आप देखोगे तो कई खबरें आपको सुनने को मिलेगी कि किस तरीके से खान मार्केट गैंग में वहां पर जो है वो मीटिंग्स हुआ करती थी और मीडिया के कुछ पत्रकार वही जो है वो मंत्री पद तक तय कर देते थे। इस तरीके का इन्फ्लुएंस मीडिया का भारतीय राजनीति में था। लेकिन 2014 के बाद में आपने कभी सुना होगा कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ गई कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बैठक ली और उस बैठक में ये मानकों पर बातचीत हुई है और ये फैसले लिए गए हैं। ऐसी खबर जो है वो कभी भी बाहर नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि 2014 के बाद से अगर मोदी सरकार ने कुछ बदला है तो बस यहीं पर जो है वो बदलाव किया है। सारे राइट्स जो है वो एएनआई को दे दिए गए हैं। अब किसी भी मीडिया वर्ग को अगर कुछ अपने न्यूज चैनल्स पे चलाना है, लाइव करना है, तो उसको डीडी न्यूज हो चाहे एएनआई हो, वहां से जो है उसको फुटेज खरीदने पड़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मुश्किलें जो है वो किस तरीके से पैदा हुई थी। और उसके बाद से जब इनकी दुकानें बंद हुई, इनका एजेंडा फ्लॉप हो गया, तो ये नरेंद्र मोदी को गाली देने लग गए। अब गाली देते देते उनको उम्मीद यह थी कि जिस तरीके से इनका एक्सपीरियंस जो था वो यही था कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साइनिंग इंडिया का नारा दिया लेकिन बावजूद इसके 2004 में चुनाव हार गए, तो शायद नरेंद्र मोदी भी एक या दो कार्यकाल मैक्सिमम, इसके बाद नरेंद्र मोदी को भी हार का सामना देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है वो कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे पा रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी हटने का नाम नहीं ले रहे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और लगता है कि चौथी बार तो जबरदस्त तरीके से जीत हासिल होगी। और जो 400 पार का जो दिखाई दे रहा था 2024 में, जो नारा दिया गया था, मुझे लगता है 2029 में वो पूरा हो जाएगा। और उसके पीछे बड़ी वजह है, आप नोट कर लीजिएगा, ऐसा ही कुछ जो है वो होने वाला है। तो अब ऐसी स्थिति में जिसको एक तरीके से हम कहें कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया वर्ग, और मीडिया वर्ग जिसमें इतना दोगलापन आ जाएगा कि वो एक दूसरे को भी गालियां देते हुए नजर आएंगे, ऐसा जो है वो दिखाई दिया पिछले 5 से 7 साल में। तो एक वर्ग जिसको गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है और दूसरा अपने आप को जो है वो भारत के लिए, या हम कहें कि सच्चाई वाला ईमानदार मीडिया बताता है। और मुझे लगता है कि सारे चोर डकैत मीडिया वाले जो है वो वहीं बैठे नजर आते हैं। अब ऐसी स्थिति में बिहार के चुनाव परिणाम, ये आखिरी चुनाव था जिसमें जातिगत आधारित जो है वो वोटिंग होने की पूरी संभावनाएं थी। और ऐसी स्थिति में मीडिया को यह था कि शायद तेजस्वी यादव जो है वो बाजी मार लेगा, एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जब हुआ नहीं तो उसके बाद में मीडिया की सच्चाई सामने आना शुरू हो चुकी है। अब मीडिया की जो सच्चाई है उसमें पहली सच्चाई यह निकल कर आ रही है, जो खबरें आ रही है कि एक बहुत बड़े मीडिया इन्फ्लुएंसर के वर्ग को बिहार चुनावों के लिए बिहार बुलाया गया दिल्ली से, लेकिन उनको पेमेंट नहीं किया गया। और मुझे लगता है कि उनको पेमेंट करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर वो लोग ये कहते हैं कि उनका पेमेंट बकाया है, उनको पेमेंट नहीं किया गया है, तो आपको बुलाया किस लिए था? और आपके बुलाने से आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उसको फायदा कितना हुआ? तो जब फायदा ही नहीं हुआ तो फिर आपके पैसे देने का, आपने जो नैरेटिव तैयार करने का प्रयास किया, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ उन पार्टियों को चूर्ण खिलाया?
तो मुझे लगता है कि इन्होंने इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ चूरन खिलाया। अब चूरन की आप वानगी देखिए। अजीत अंजुम को पिछले 2 महीने से, जब राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की थी, तब से पता था कि एनडीए बहुत आगे जा चुका है, लेकिन बावजूद जो है वो एनडीए के खिलाफ वो रिपोर्टिंग करते रहे और महागठबंधन को एज दिखाते रहे। अब क्या मजबूरी थी ऐसी? और ऐसी स्थिति में जब चुनावों का परिणाम आ गया तो अजीत अंजुम ने जो है वो सीधा बैक गियर लगा दिया और वो कांग्रेस पार्टी को ही कोसने लगे। और कारण क्या था? क्योंकि अजीत अंजुम हर चुनाव में जो है वो राज्य में घूमते हैं सिर्फ और सिर्फ जहां पर एनडीए को नीचा दिखाने की बात हो या भारतीय जनता पार्टी को। यह भी आप याद रखिएगा, अजीत अंजुम की हिम्मत नहीं है कि वो पश्चिमी बंगाल चले जाए। ये मैं आज फिर आपको जो है वो कह रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में अजीत अंजुम ने, जो पहले हमने एक वीडियो में बात की थी, उन्होंने बक्सर कवर किया, आरा, फिर इसके अलावा पटना। तो एक बार मैंने आपको जिक्र भी किया था एक वीडियो में कि सतीश कौशिक से उनकी मुलाकात होती है। आई थिंक सतीश कौशिक है या कुछ और लगाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद है और वो जो है वो गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा बांधकर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो है वो मेहनत करते हुए, गांव गांव जाकर मेहनत करते हुए नजर आए। इसके अलावा सतीश गौतम, इसके अलावा उन्होंने बात की थी जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, कि वो झुग्गी झोपड़ियों में पर्चे बांटते हुए नजर आए। तो क्या कांग्रेस पार्टी में इस तरीके का महागठबंधन में कोई नेता था जब वो ये कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से आना, 15 मिनट जो है वो भागकर रैली करना और फिर भाग जाना? तो इससे तो वोट नहीं मिलते। अब अजीत अंजुम को लेकर जो है वो खबरें आ रही है कि रवीश कुमार एक अलग नैरेटिव तैयार करने में लगे हुए हैं। तो अजीत अंजुम और रवीश कुमार इस वक्त जो है वो बिहार चुनाव परिणाम के बाद में एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि अजीत अंजुम को लगता है, और यह सच्चाई भी थी, हम पहले भी बात कर रहे थे, कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी और मुकेश सहनी के कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो जबरदस्ती प्लांट की गई है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्योंकि उस वक्त तेजस्वी यादव को यह लगता था कि शायद उनको मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो इसी यात्रा के दौरान बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं हुआ तो अजीत अंजुम अब जो है वो चीजें कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा इस बिहार चुनाव का मुद्दा था ही नहीं। मतलब राहुल गांधी इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरीके से फेल थे। और रवीश कुमार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, ये पूरे जो है वो एक राष्ट्र का मुद्दा है। तो राष्ट्र का मुद्दा और चुनावी मुद्दा, इसको लेकर अजीत अंजुम और रवीश कुमार इस वक्त आमने सामने दिखाई देते हैं। फिर आता है, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो बड़े दिनों से जो है वो एक चर्चा का विषय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा क्या करे कि उसको चुनाव में सफलता मिलना शुरू हो जाए। तो अगर आप इसका जवाब ढूंढोगे तो इसका जवाब इसी वीडियो में है। जब कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों की राय लेना बंद कर देगी जो पैसे लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, तो आप सोचकर देखिए, अगर किसी व्यक्ति को पैसा दिया जाएगा तो वो उसको, जिससे पैसा ले रहा है, जिसका नमक खाएगा, उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाएगा। और जब बड़ा चढ़ाकर दिखाएगा तो धरातल से जो चीजें या सच्चाई जो है वो गायब दिखाई देगी। और यही एक कारण है कि इस तरीके के लोग, इस तरीके की मानसिकता के जो लोग हैं, उनका विश्लेषण हर चुनाव दर चुनाव जो है वो गलत साबित हो रहा है। आप आशुतोष को, सत्य इंदिवाली को उठाकर देख लीजिए। इसके अलावा आप जो है वो बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा बड़े जो है वो सर्जरी की बात करते हैं, इस बार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है। क्यों खानी पड़ती है? इसलिए खानी पड़ती है क्योंकि वो सच्चाई से दूर सिर्फ और सिर्फ झूठ का नकाब जो है वो कांग्रेस पार्टी के चेहरे पर चढ़ाने का प्रयास करते हैं। और कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि इस बार जो है वो शायद उनकी निकल पड़ी है। योगेंद्र यादव आप देखिए अब जिस तरीके से उस पाला बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। योगेंद्र यादव जो अब तक चूरन खिला रहा था, सारी पार्टियों को चूरन खिलाने के बाद उसको लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी उसको राज्यसभा में भेज देगी, क्योंकि सपना तो यही दिखाई देता है। और लोग उसको जो है वो बुद्धिजीवी बोलते हैं, जबकि मुझे लगता है कि उसमें बुद्धि तो है ही नहीं। तो आप उसका आकलन देख लीजिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में
चूंकि योगेंद्र यादव ने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी की आंधी है, हवा है, आंधी है और तूफान है, और इसी पे जो है वो लोगों ने अपने कमरे में बैठकर एक ओपिनियन पोल तैयार कर दिया, एक एग्जिट पोल तैयार कर दिया। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो उस वक्त उस चुनाव परिणाम की दिशा कुछ और ही कह रही थी, कुछ और ही बयां कर रही थी, जो कि उनको दिखाई नहीं दे रही थी। क्योंकि योगेंद्र यादव को लग रहा था कि जिस तरीके से किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि हम कहें कि जहां पर किसान आंदोलन डटे रहे थे वो थे हरियाणा, इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम और एक अग्निवीर। तो योगेंद्र यादव इससे बाहर निकल ही नहीं पाए, वो सोच ही नहीं पाए कि दलित किस तरफ जा रहे हैं, वो सोच ही नहीं सोच पाए कि गैर जाट जो समुदाय है वो किस तरफ जा रहा है। और आकलन में गलती हुई, और आकलन में जो गलती हुई उसका खामियाजा आप देखिए कांग्रेस पार्टी और उस एक लॉबी को किस तरीके से भुगतना पड़ा। तो अभी भी आप देखिए बिहार के चुनाव परिणाम में, आप मेरे जो चुनाव परिणाम आया उससे एक दिन पहले का एक्सिस माइट का देखिए आप, और दूसरा चाणक्य का, दोनों एग्जिट पोल पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाए थे और तर्क के साथ मैंने कहा था कि ये दोनों ही एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, क्योंकि एनडीए जो है वो 180 के आसपास जाएगा, हालांकि वो इससे भी बहुत आगे निकल गया। और ये 2 महीने से पहले हम लोग कह रहे थे, क्योंकि आकलन का हमारा जो दिशा थी वो यही थी। अब आप इसमें जो है वो कुछ भी जोड़कर देखिए, क्योंकि योगेंद्र यादव 2 महीने पहले से कांग्रेस पार्टी को एक चूर्ण खिलाते रहे, और वो थे वोट काटने या वोट चोरी का। और अब योगेंद्र यादव ये कहते हैं कि ये वाकई में जो है वो मुद्दा था ही नहीं 2 महीने से। तो अब आप इनकी विश्वसनीयता समझिए, क्योंकि अब नौबत ये आ गई है कि योगेंद्र यादव को और इनको भी लगता है कि अब लोगों की, क्योंकि आप देखिए जब भी ये किसी इंटरव्यू में आते हैं तो इनके कमेंट बॉक्स में लोग जो है वो भर भर के गालियां देते हैं इनको। और योगेंद्र यादव तो महाराष्ट्र के अकोला भी गए थे महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए गठबंधन को हराने के लिए, और क्या हुआ था, उनका बड़े जबरदस्त तरीके से स्वागत भी हुआ था। तो योगेंद्र यादव और ऐसे जो जिसको हम कहें कि पत्रकार लॉबी अब उस स्थिति में आ गई है कि अब इनको लोग जो है वो खुद ही सुनाने लग जाते हैं। तो अजीत अंजुम बिहार में भले ही घूम रहे थे, लेकिन आपने देखा कि लोगों ने पकड़ पकड़ के जिस तरीके से धुलाई की, मेरा धुलाई का मतलब मारपीट से नहीं है, जिस तरीके से अजीत अंजुम को कोसा। इसके अलावा योगेंद्र यादव को आप देख लीजिए। इसके अलावा पत्रकारिता के नाम पे अगर हमें धब्बा देखना है, जो अब तक दूसरे लोगों को जो है वो पत्रकारिता सिखाते थे, आपने सुना हो, वो देखा होगा भल्लारी बल्लारी, आई थिंक राकेश बल्लारी क्या नाम है, जो किस तरीके से वो कह रहा था कि रोहिणी आचार्य जो है वो राबड़ी देवी के घर में कुंडली मारकर बैठी है, उनकी राबड़ी देवी से मुलाकात हुई है। एक पत्रकार होने के नाते क्या उस व्यक्ति को इस तरीके से बोलना क्या शोभा देता है? और अगर वो राबड़ी देवी के परिवार से या लालू यादव के परिवार से नाता रखता है, उसका बड़ा करीबी है, तो फिर पत्रकारिता शब्द कहां से आ गया? फिर तो आपका जो है वो सीधे तौर से आप कहो कि मैं आरजेडी का जो है वो प्रवक्ता हूं और मेरा काम है आरजेडी को जो है वो डिफेंड करना। लेकिन इस पूरी पत्रकारिता को जिस तरीके से नए लोगों को जो है वो दोष दिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी न्यूज चैनल के हो, तो नेशनल टीवी पर बैठकर एंकरों को जब कोसा जाता है, आप देखोगे तो बौखलाए पड़े हैं सारे प्रवक्ता। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को सुधार करना है तो मुझे लगता है, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में भारतीय टीम एक मैच हार जाती है तो किस तरीके से उस टीम को कोसा जाता है, और एक जीत के बाद में जो है वो टीम को किस तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है। तो जब किसी खिलाड़ी से पूछा जाता है तो वो बोलता है कि हम सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए सुबह शाम और दोपहर की दवाई यही है कि ऐसे चूरण बांटने वाले जो फर्जी जो पत्रकार है उनसे वो पहले दूरी बनाए रखें और अपने कार्यकर्ताओं की दिक्कत को धरातल पर जाकर समझे, तब जाके अगर कुछ कांग्रेस पार्टी का भला हो सकता है तो हो सकता है, नहीं तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में, आप देखिएगा एक ही चुनाव और बचता है, पश्चिमी बंगाल। क्योंकि पश्चिमी बंगाल एक ऐसा किला है जो अब तक भारतीय जनता पार्टी उसको जीत नहीं पाई, और अगर पश्चिमी बंगाल का किला ढह जाता है ममता बनर्जी का, तो उसके अगले ही दिन से यही पार्टियां और इनके कार्यकर्ता इन्हीं पत्रकारों को पिटाई करते हुए नजर आएंगे, और आप देखोगे कि रोड रोड पे इनकी पिटाई होगी, क्योंकि इतना झूठ ये लोग जो है वो फैला चुके हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही।
उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।